असगर वजाहत साहब के कहानी संग्रह कूड़ा समय के पिछले एपिसोड में हमने दो कहानियों को लिया था। पहली थी चादर और दूसरी थी ढांचा, जिसके माध्यम से हमने ईमानदार व्यक्ति के ऊपर चर्चा करी कि हर युग में ईमानदार किस किस तरह के दुख भोगता है और कितनी कीमत वो चुकाता है अपनी ईमानदारी की। और ईमानदारी को जो है वो एक वायरस कहा गया है जो लाइलाज है। दूसरी कहानी हमने पढ़ी ढांचा, जिसमें अल्पसंख्यकों का दर्द जो है वो सिमटा हुआ था। यूं तो इस देश में और भी कई अल्पसंख्यक समुदाय हैं, लेकिन जो कीमत और जो सजा मुस्लिम लोग चुकाते हैं इस देश में अल्पसंख्यक होने की, वो शायद ही कोई और चुकाता हो। इन दोनों ही कहानियों को हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। आप चाहें तो स्क्रॉल डाउन करके इन्हें सुन सकते हैं। आज हम इसके अन्य कहानी की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज की पहली कहानी है आवाज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और ये मौजूदा सरकार के शहंशाह के ऊपर फोकस करती है। जरा ध्यान से सुनिएगा। आवाज। हे वत्स, क्या तुम्हें ज्ञात है कि पंचतंत्र की बहुत सी कथाएं संकलित होने से रह गई थीं? कभी कभी वे कथाएं शिलालेखों और ताम्र पत्र पर मिल जाती हैं। तो इतिहास की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इस कहानी से ये भी पता चलता है। ताम्र पत्र जो लिखे होते थे या जो शिलालेख या अभिलेख गढ़े हुआ करते थे, उनके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई इतिहास उसमें दर्ज होता था। ही वत्स, ऐसी ही एक कथा आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। किसी समय किसी देश में एक राजा हुआ करता था जो बड़ा घमंडी और अत्याचारी था। वह केवल अपनी आवाज ही सुनना पसंद करता था। उसे किसी दूसरे की आवाज बहुत बुरी लगती थी। वह चाहता था कि उसकी प्रजा बोले ही नहीं। राजा ने एक कानून बनाया जिसके अंतर्गत हर शब्द बोलने पर जुर्माना लगाया गया। मतलब जितने शब्द जो बोलेगा उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। यह कानून बनते ही राजा के चाणक्य बहुत परेशान हो गए। वे राजा के पास आए और बोले, हम तो आपकी प्रशंसा स्तुति में दिन रात भोंपू की तरह बोलते रहते हैं, क्या हमारे ऊपर भी जुर्माना लगेगा? राजा ने कहा, नहीं, मेरी प्रशंसा में बोले गए हर शब्द पर इनाम दिया जाएगा। चाणक्य बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन लोग दुखी थे। राजमहल के पीछे एक धोबी रहा करता था। वह एक रात चुपके चुपके अपनी पत्नी से कह रहा था, देखो, अब मैं तुमसे प्यार की दो बातें भी नहीं कर सकता। राजा ने कैसा भयानक कानून बना दिया है। भाजपा नहीं हारी तो यही कानून हम लोगों के घरों तक पहुंच जाएंगे। ये बात धोबी का गधा सुन रहा था। गधे को अपने मालिक पर बड़ी दया आई। अगले दिन गधा राजा के दरबार पहुंच गया। उसे आश्चर्य हुआ कि किसी ने उसे पहचाना क्यों नहीं। पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे दरबार में सब अपने जैसे लगे। तब यह रहस्य उसकी समझ में आया कि वह पहचाना क्यों नहीं गया। राजा जब अपने सिंहासन पर बैठा था तो उसके पीछे आकर गधा बहुत जोर से ढेंचू ढेंचू करने लगा। आवाज इतनी जोरदार थी कि राजा के कान फट गए। वे बहरा हो गया। राजा के बहरा होते ही दरबार में सभी ढेंचू ढेंचू करने लगे। तो ये पहली कहानी समाप्त होती है और ये ढेंचू ढेंचू करने वाले लोग कौन हैं, ये भी आप बखूबी समझ ही रहे होंगे। अगली कहानी है लघु नाटिका 1। इस पे पहला नंबर इसलिए डला है कि आगे भी और लघु नाटिकाएं हम पढ़ेंगे, इसलिए ये पहली है इस पुस्तक की। नया नागरिकता कानून क्यों जरूरी है? तो ये CAANRC को फोकस करता है। पहले ही लाइन से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान से सुनिए। नया नागरिकता कानून क्यों जरूरी है? देश में घुसपैठी आ गए हैं, उनको निकालना जरूरी है। बहुत सही बात है, पर क्या घुसपैठी सीमा पार करके आए हैं? हाँ, सीमा पार करके आए हैं। क्या हमारी सीमाओं पर सुरक्षा नहीं है? सुरक्षा है, लेकिन उसके बाद भी घुस आए हैं। सुरक्षा बलों का काम घुसपैठियों को रोकना था। वे क्यों नहीं रोक पाए? क्या उनसे कोई जवाब तलब किया गया? नहीं किया गया। लोकतंत्र में सुरक्षा बलों से पूछताछ का रिवाज नहीं है। कितने घुसपैठिए आ गए हैं, इसका भी कोई अनुमान नहीं लगाया गया। घुसपैठियों से देश को क्या समस्या है? घुसपैठियों ने देश की सभी नौकरियों पर कब्जा जमा लिया है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई है। और घुसपैठियों ने शिक्षा संस्थानों में इतना दाखिला ले लिया है कि उसके कारण शिक्षा संस्थान चौपट हो गए हैं। तो यहाँ पर घुसपैठियों की जगह आप
आरक्षण भी साथ साथ जोड़ के देख सकते हैं। आरक्षण को लेकर भी इसी तरह की बातें कही जाती हैं। हालांकि लेटरल एंट्री के तहत कोई नहीं देखता है, जजों के कॉलोजियम सिस्टम के ऊपर कोई बात नहीं करता है, लेकिन इन्हें सब कुछ, सारी परेशानी जो है वो आरक्षण से होती है, घुसपैठियों से होती है। और ये घुसपैठिए कौन है वो सुनिए। और अस्पतालों में घुसपैठियों का ही इलाज हो रहा है और देशवासियों का इलाज नहीं हो पा रहा। और घुसपैठिए देश का सारा पानी पी गए हैं। और घुसपैठियों ने इतनी खरीदारी की है कि चीजों के दाम बढ़ गए हैं। और घुसपैठिए रेप भी करते हैं, इस कारण रेप होने की संख्या बढ़ गई है। और घुसपैठिए खरीदारी बहुत करते हैं, इस कारण महंगाई हो गई है। और बहुत सी बातें हैं। सारी समस्याओं के जड़ घुसपैठिए हैं। उन्हें किसी ना किसी तरह देश से निकालना पड़ेगा। देश की तरक्की उस समय तक नहीं हो सकती जब तक घुसपैठिए यहाँ हैं। बहुत उत्तम विचार है, अच्छा काम कर रहे हैं, पर निकालेंगे कैसे? पूरे देश के लोगों को यह साबित करना पड़ेगा कि वे घुसपैठिए नहीं हैं। मतलब यह कि एक चोर को पकड़ने के लिए पूरे शहर के लोगों को साबित करना पड़ेगा कि वे चोर नहीं हैं। जी हाँ, अच्छे प्रशासन की यही तो पहचान है। तो अब आप समझ लीजिए कितना अच्छा प्रशासन पिछले 10 सालों से हमारे देश में चल रहा है। अगली कहानी, पैदाइशी गधा। इसे आप वैसे गोदी मीडिया के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। सुनिए, नहीं समझ में आ रहा ना मेरी बात? सुनिए खुद। एक दिन गधा बोलने लगा। उसने लोगों से कहा, ये जो तुम लोग बोलते हो ये भाषा ही नहीं है, मैं जो बोलता हूं वही भाषा है। कुछ लोगों ने कहा, लेकिन हम लोग आपकी भाषा नहीं समझते। गधे ने कहा, मेरी भाषा समझने के लिए तुम्हें गधा बनना पड़ेगा। लोगों ने कहा, हम कैसे गधे बन सकते हैं? गधे ने कहा, गधा बनना बहुत आसान है, लोग बहुत आसानी से गधे बन जाते हैं। मैंने तो करोड़ों को गधा बनते देखा है। लोगों ने कहा, हमें बताओ ना, हम कैसे गधे बन सकते हैं? गधे ने कहा, रोज टीवी देखा करो। लोगों ने कहा, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि टीवी पर जो एंकर आते हैं वे गधे हैं? गधे ने कहा, मैं इतना बड़ा सम्मान सारे टीवी एंकरों को नहीं देना चाहता, पर उनमें से अधिकतर सम्मानित और धनवान गधे ही हैं। लोगों ने कहा, उन एंकरों की क्या पहचान है? गधे ने कहा, वे सदा गुस्से में रहते हैं, बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, उनके मुंह से झाग निकलता है, उनकी आंखें और चेहरे लाल हो जाते हैं, वे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें देखकर कभी ये लगता है कि वे अभिनेता हैं और कभी ये लगता है कि ये नेता हैं। लोगों ने कहा, तो क्या सिर्फ उन्हें देखकर और सुनकर लोग गधे बन जाते हैं? गधा बोला, हाँ, उन्होंने करोड़ों लोगों को गधा बना दिया है। लोगों ने कहा, खैर ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप कैसे गधे बन गए? गधे ने कहा, आप लोग मेरा क्यों अपमान कर रहे हैं? मैं पैदाइशी गधा हूं। समझ ही गए होंगे किन किन लोगों के ऊपर ये कहानियां लिखी गई हैं और प्रतीकात्मक कहानियां कितनी बेहतरीन तरीके से लिखी गई हैं। छोटी छोटी एक एक पन्ने की मारक क्षमता रखने वाली कहानियां हैं ये। अगली कहानी, जन्नत का मंजर। मैं आपको दिखा देती हूँ। महज एक ही पन्ने की कहानी है, उसके बाद ये अगली कहानी है एक एक पन्ने की। मुझे जन्नत में सबसे बड़ा बंगला और सबसे सुंदर हूर मिलने चाहिए। क्यों? मैं 72 काफिरों को मार कर आया हूं। काफिर कौन थे? मतलब काफिर ईंट गारे के थे या घास फूस के थे या रोबोट? जी, काफिर भी मेरी तरह हाड़ मांस के इंसान थे। उन्हें किसने बनाया था? जी, सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है, उन्हें भी अल्लाह ने बनाया था। जिसको अल्लाह ने बनाया उसे मारने का हक तुम्हें किसने दिया? जी, अल्लाह के बंदों को मारने के बाद तुम्हें क्या मिलना चाहिए? जी, मौलवी साहब ने बताया था कि काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है। तो जाओ, मौलवी साहब से ही ले लो। तो ऐसा नहीं है कि असगर वजाहत साहब ने व्यवस्था पर ही करारा व्यंग्य किया हो, धार्मिक व्यंग्य भी इन्होंने किया है। धर्म कोई भी हो, वो किसी को मारना तो हरगज नहीं सिखाता है। अगली कहानी, लिंचिंग।
अभी मैंने दिखाया, ये भी एक ही पन्ने की कहानी है, लेकिन बहुत मर्म है इस कहानी के अंदर। सुनिएगा। बूढ़ी औरत को जब ये बताया गया कि उसके पोते सलीम की लिंचिंग हो गई है, तो उसकी समझ में कुछ न आया। उसकी काले झुर्रियों भरे चेहरे और धुंधली मटमैली आंखों में कोई भाव न आया। उसने फटी चादर से अपना सिर ढक लिया। उसके लिए लिंचिंग शब्द नया था, पर उसे यह अंदाजा हो गया था कि अंग्रेजी का शब्द है। इससे पहले भी उसने अंग्रेजी के कुछ शब्द सुने थे जिन्हें वह जानती थी। उसने अंग्रेजी का पहला शब्द पास सुना था जब सलीम पहली क्लास में पास हुआ था। वह जानती थी कि पास का क्या मतलब होता है। दूसरा शब्द उसने जॉब सुना था। वह समझ गई कि जॉब का मतलब नौकरी लग जाना होता है। तीसरा शब्द उसने सैलरी सुना था। वह जानती थी कि सैलरी का क्या मतलब होता है। ये शब्द सुनते ही उसकी नाक में तवे पर सिकते रोटी की सुगंध आ जाया करती थी। उसे अंदाजा था कि अंग्रेजी के शब्द अच्छे होते हैं और उसके पोते के बारे में ये कोई अच्छी खबर होगी। बुढ़िया इत्मीनान भरे स्वर में बोली, अल्लाह उनका भला करे। लड़के हैरत से उसे देखने लगे, सोचने लगे कि बुढ़िया को लिंचिंग का मतलब बताया जाए या नहीं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बुढ़िया को बताया जाए कि लिंचिंग क्या होती है। बुढ़िया ने सोचा कि इतनी अच्छी खबर देने वाले लड़कों को दुआ तो जरूर देनी चाहिए। वह बोली, बच्चों अल्लाह करे तुम सबकी लिंचिंग हो जाए, ठहर जाओ, मुंह मीठा करा दी। और यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। छोटी सी लेकिन मारक क्षमता रखने वाली कथाएं हैं, कहानियां हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इसके मर्म को समझे जाना जरूरी है। क्या नजीब और क्या उमर खालिद और ऐसे और भी ना जाने कितने नौजवानों की लिंचिंग की गई है। भीड़ तंत्र को ही जो है इन लोगों ने जायज बना दिया है इस देश में पिछले 10 सालों में। आपका इस बारे में क्या टेक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।